हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस ऑनलाइन पाठशाला में। जैसा कि हम सभी कल चर्चा किए थे इकोनॉमिक सर्वे पर, आज की जो हमारी चर्चा है वह बजट 2023-24। आप सभी को पता है कल यानी कि 1 फरवरी को 2023 और 24 का बजट जो है कि जारी किया गया। तो इसी के संदर्भ में हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि बजट सभी देशवासियों के लिए आता है और उन देशवासियों में वह गरीब तबका भी आता है, वह कॉरपोरेट जगत भी आता है, वह फिल्म जगत भी आता है, विद्यार्थी जगत भी आता है। यानी कि कोई भी जगत यानी कि कोई भी वर्ग इस बजट से अछूता नहीं रह सकता और इस बजट का सबके ऊपर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस बजट को जानना व समझना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब तो यह जो टॉपिक है आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल जितनी भी हमने बातचीत की थी उस बातचीत के दौरान हमने देखा कि आर्थिक सर्वेक्षण जारी क्यों किया जाता है और हमने यह पाया कि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने का मात्र एक कारण होता है, यह बताना कि अभी तक यानी कि जो पिछला वर्ष रहा, पिछले वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या बेहतर किया, हम क्या बेहतर नहीं कर पाए और आगे आने वाले समय में हमें और कौन कौन से सुधार करने हैं, इसके लिए सुझाव दिए जाते हैं। परंतु सबसे अच्छी बात, आप अच्छी बात कह सकते हैं या बड़ी बात कह सकते हैं, यह है कि सरकार उन सुझावों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, यानी कि उनके द्वारा सुझाए गए सुझाव मैंडेटरी नहीं होते हैं। परंतु हमसे आपसे भी ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सारे के सारे जो रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है, उन पर उनकी पैनी नजर होती है। जब भी आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह ध्यान देना जरूरी होता है कि आप उन मूलभूत तथ्यों को जानें जो कि सरकार के पक्ष में है, सरकार जो बताने का प्रयास कर रही है। यदि आप नकारात्मक तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका जो आंसर होगा वह खराब हो सकता है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी तारीफ करने का प्रयास करती है। किन तरीके से चीजों को दिखाया जाता है, राजस्व की प्राप्तियां कहां से होती हैं, राजस्व व्यय कहां पर होता है, इसके अलावा राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम आप सभी के समक्ष इस चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे कि 2023-24 का जो यह नया सत्र, बजट सत्र शुरू हुआ है, इसमें सरकार ने क्या प्लान बनाए हैं, कितना टैक्सेशन वसूलेगी सरकार, और सबसे बड़ी बात, यदि सामान्य दिनचर्या से समझने का प्रयास करें तो आप जरा सोचिएगा कि आप अपने परिवार से एक आमदनी प्राप्त करते होंगे, परंतु उसे आमदनी न कह करके पॉकेट मनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप पीएम प्राप्त करते हैं अपने परिवार से और इस पीएम अर्थात पॉकेट मनी के द्वारा आप अपने एक महीने या यूं कहें कि एक महीने करके 12 महीने पूरे के पूरे साल का गुजारा करते हैं। हो सकता है कि आपको आपके परिवार से 4,000, 5,000 या कुछ रुपए प्राप्त होते हैं। तो इन 4 से 5,000 रुपयों को आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप यह पता कर लेते हैं कि हमें, मान लीजिए कि अगर आप 2 पार्टनर रह रहे हैं और आपके रूम का किराया मान लेते हैं कि 2,500 रुपए है। हो सकता है कि रूम इससे भी ज्यादा महंगे मिल रहे हो और मिलते भी हैं, परंतु हमने एक डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। तो इसमें से 1,250 रुपए आपका आपके रूम के किराए में चला जाएगा, जिसको आप कम नहीं कर सकते हैं, या रेंट आपको देना ही देना है। इसके अलावा मान लेते हैं कि जो कोचिंग की फी है वह आपके 500 रुपए है। ठीक है, तो आप कोचिंग में 500 रुपए फी दे रहे हैं, इसको भी आप कम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक महीने आप मान लेते हैं कि लगभग आप यूं समझ लीजिए कि 1,000 रुपए तक का सब्जी वगैरह लाते हैं, बाकी दाल चावल आप अपने घर से लेकर के चले आते हैं। तो टोटल आपने देखा कि 1,000, 1,250 और 500, यानी कि आप 2,750 रुपए खर्च कर चुके हैं। तो यह जो 2,750 रुपए आप खर्च कर चुके हैं, यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। आपकी प्राप्ति कितनी हुई, आपको प्राप्ति हुई 4,000 रुपए की, जो कि आपके परिवार से प्राप्ति हुई, तो यह कहलाएगी आपकी प्राप्ति। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास कोई सोने की चेन हो और आपने क्या किया कि उस सोने की चेन को बेच दिया, आपने उस सोने की चेन को बेच दिया
और उस सोने की चेन को बेचने के बाद आपको मिले 50,000 रुपए। बहुत आप अच्छे परिवार से मान लेते हैं कि बिलोंग करते हैं। यह जो 50,000 रुपए की प्राप्ति आपको हुई, इस 50,000 रुपए से आपने हिमाचल घूमने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ, या यूं कहें कि अपनी महिला मित्र के साथ आप हिमाचल घूम करके आए। और जब आप हिमाचल घूमने गए तो यह 50,000 रुपए में से बहुत सारे पैसे आपने खर्च कर दिए। जो सोने की चेन थी एक तरीके से यह आपके लिए क्या थी, आपकी पूंजी थी, आपकी पूंजी थी। तो एक तो धन आपने प्राप्त किया अपने परिवार से 4,000 रुपए, दूसरा जो धन आपने प्राप्त किया अपना सोने का चेन बेच करके। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने माँ का चेन बेच देते हैं, लेकिन अभी हम उन चीजों पर बातचीत नहीं करने वाले हैं, समझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, इसको आप अन्यथा न लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं यह चर्चा आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आगे आने वाले जब टर्म्स हम लोग जाने व समझे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। परंतु यदि फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं तो यकीन मानिए अत्यंत आवश्यकता है कि इकोनॉमिक्स को आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ें व समझें। खास करके इकोनॉमिक्स आपके दैनिक जीवनचर्या से भी समझा जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके पिताजी ने जो आपको पैसा दिया, इसी तरीके से सरकार को भी पैसा प्राप्त होता है कर से, यानी कि सरकार भी कर की वसूली करती है। जो सरकार कर से वसूली करती है उसको कहा जाता है राजस्व प्राप्ति, यानी कि रिवेन्यू। जो है कि रिवेन्यू से जो उसको प्राप्त होता है रिसिप्ट, यानी कि राजस्व की प्राप्ति, उसको हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। तो समझ लीजिए कि वही आपके पिताजी ने आपको 4,000 रुपए दिया। सरकार के पास भी कुछ कैपिटल है, जैसे कि मान लीजिए सरकार के पास कोई बहुत बड़ी कंपनी है, एयरलाइंस है, जैसे कि सरकार ने एयरलाइंस को बेचा, आईडीबी को बेचा, एनटीपीसी में कुछ शेयर बेचे, तो सरकार बेचती है तो सरकार अपने पूंजियों को बेच रही है। यदि मान लीजिए कि कोई सरकार है, सरकार ने बड़ी मात्रा में पूंजी को बेच दिया, और सरकार जब बड़ी मात्रा में पूंजी को बेच दी और पूंजी को बेचने के बाद भी सरकार को जो है कि कर्ज लेना पड़ा, जो है कि वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और अन्य अन्य देशों से, तो आप कहेंगे कि वह बहुत निखद्दी सरकार है, यानी कि किसी काम की सरकार नहीं है। परंतु सरकार क्या करती है, आंकड़ों के द्वारा यह दर्शाती है कि हमने काफी कुछ बेहतर किया है और आगे आने वाले समय में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सरकार यह भी प्रयास करती है कि जितना भी उसकी आमदनी हो रही है, आमदनी से ज्यादा खर्चा किया जाए। आमदनी से ज्यादा खर्चा इसलिए किया जाए क्योंकि सरकार कोई कंपनी नहीं है, यानी कि सरकार कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो कि अपने लाभ के बारे में सोचेगी। जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में खर्चों को कम किया जाता है व लाभ को बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर उसने 1,000 करोड़ का जो है कि उसका टर्नओवर रहा तो पूरा का पूरा 1,000 करोड़ अपने कर्मचारियों पर खर्च कर देगी। जो क्या नाम है कि प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ऐसा नहीं करता है। परंतु सरकारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तमाम बातों को दरकिनार करते हैं, अभी आते हैं सोने की चेन पे। तो बाबू गया, सोने की चेन बेच करके लाया और पूंजीगत जो है कि इसकी पूंजी थी, तो इसी को कहा क्या कहा जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। यानी कि इसके पास एक पूंजी थी, हो सकता है कि इसने अपनी बाइक बेच दी और इसके बाद इसने 50,000 रुपए इकट्ठा किया। उसके बाद यह अपने महिला मित्र या अपने पुरुष मित्र के साथ हिमाचल घूमने चला गया। घूम करके आया, इसको पता चला कि सारे के सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, अगर जो सोने के चेन बेचने के बाद जो भी इसने खर्च कर दिया पैसा, वह कहलाएगा पूंजीगत व्यय। इसके अलावा राजस्व व्यय क्या कहलाएगा, जो पिताजी ने पैसा दिया था उसमें से 2750 रुपए इसने खर्च कर दिए थे और उसके पास अब मात्र जो है कि 4,000 में से 1,250 रुपए बचे, तो वह क्या कहलाएगा, उसका वह कहलाएगा राजस्व व्यय 2750 रुपए। और उसने उसमें से उतनी जो सेविंग की वह बाद में उसको लाभ में दिखाएगा। अगर वह सब कुछ उसको खर्च कर देगा तो वह कहलाएगा उसका राजकोषीय घाटा, क्योंकि उसका जो राजकोष था मात्र 4,000 रुपए था पिताजी के द्वारा दिए गए पैसे से। हो सकता है कि यह अन्य जगहों से भी कमाई कर रहा हो, मान लीजिए कि किसी छोटे मोटे कोचिंग सेंटर में काम कर रहा हो, रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा हो, या आजकल ऑनलाइन जगत है तो ऑनलाइन तरीके से भी पैसा प्राप्त कर रहा हो। ठीक इसी तरीके से सरकार भी बहुत जगहों से पैसा प्राप्त करती है। तो इसी को देखते हुए कुछ टर्म्स आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा और उन टर्म्स को समझाने के बाद जो अभी हमारी बजट पेश किया गया है, इस बजट के उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी जो आपकी एक बेहतर समझ का विकास करेंगे। और मेरा दावा है कि बजट की इस क्लास को करने के बाद बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके परीक्षा में आ सकते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। बजट के स्टैटिक पोर्शन को भी थोड़ा सा मैं आप सभी को दिखा दूंगा, समझा दूंगा।
बजट का जो स्टैटिक पोर्शन है आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि याद कराने वाली चीजें ना तो मुझसे आज तक याद हुई हैं, ना तो मैं आपको याद करवा पाऊंगा, ना तो मैं कोई ट्रिकी टीचर हूं, और ना ही मैं बहुत सारी चीजों को, तथ्यों को याद करके अपने माइंड में कभी रख करके चलता हूं। मेरा मानना है कि चीजों को यदि समझ लिया जाए तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आप भी विशेष ध्यान दीजिएगा चीजों को समझने पर, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को बजट की इस क्लास में सारी की सारी चीजें डिस्कस करके समझा सकूं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताता चलूं कि भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, और स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिट क्राउन के सामने पेश किया था, और आजाद भारत का पहला जो बजट था 26 नवंबर 1947, यह डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षटमुखगम थे शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने हैं, इस जो है कि आपका वनडे के जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट पे जो है कि पेश हुआ आजाद भारत का, और वित्त मंत्री उस समय थे आर.के. षटमुखम शेट्टी, इनका नाम याद रखिए, षटमुखम शेट्टी, आर.के. षटमुखम शेट्टी, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। यह हुई आजादी के बाद के वित्त की। इसके अलावा जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय 7 अप्रैल 1860 को, बस आप ईयर याद रखिए, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1860 को पेश किया गया था, जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये राजनेता भी थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कर्मचारी भी थे। उनका नाम था जेम्स विल्सन। इन्होंने देश का पहला बजट ब्रिट क्राउन जो है कि बजट ब्रिटिश क्राउन होगा यहाँ पे आपका, ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। यानी कि भारत में कौन सा बजट लाया जाएगा आप सभी को पता है, 1858 ईस्वी में, 1858 का जो अधिनियम था, 1858 के अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश ताज के हाथों में प्रत्यक्षतः जो है कि पूरी की पूरी बागडोर चली गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी से बागडोर छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? 1857 के विद्रोह के बाद। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपने ये चीजें जानी, दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आपको जेम्स विल्सन का नाम याद रखना है, एक आपको आर.के. षटमुखम शेट्टी का नाम याद रखना है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। बजट शब्द के उत्पत्ति की अगर बात करें तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के और लैटिन, जो फ्रेंच भाषा है उसके लैटिन शब्द, लैटिन से क्यों लिया जाता है? क्योंकि लैटिन भाषा मानी जाती है, मृत भाषा मानी जाती है, इसमें बदलाव कम होते हैं, इसीलिए लैटिन भाषा को चुना जाता है। इसमें एक शब्द है बुल्गा, इससे हुई है, और इस बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला, और बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोउगेट की उत्पत्ति हुई। यानी कि देखिए, बुल्गा लैटिन शब्द है और इसका फ्रांसीसी शब्द है बोउगेट, और इसी शब्द से उत्पत्ति हुई अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, और इस बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। आइए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। यानी कि एक लैटिन भाषा का शब्द था, क्या था? बुल्गा। तो इस बुल्गा से जो है कि यह लैटिन भाषा का शब्द है, इसको आप एल से कर लीजिए। एक फ्रांसीसी शब्द जिसको कहा गया बोउगेट, और इस बोउगेट की उत्पत्ति हुई, यह जो है कि फ्रेंच वर्ड था, और इस फ्रेंच वर्ड से एक इंग्लिश शब्द बना बोगेट, और इसकी उत्पत्ति हुई, यह इंग्लिश शब्द था, यानी कि अंग्रेजी का शब्द था, और इसी शब्द के कारण आप देखेंगे कि बजट की उत्पत्ति हुई, और इसका अर्थ होता था चमड़े का थैला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए बात करते हैं आगे। भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंतर्गत पेश किया जाता है। पूछ लिया जाए प्रश्न में यदि कि भारत में बजट कितने श्रेणियों में पेश किया जाता है, तो भारत में बजट 3 श्रेणियों में पेश किया जाता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल होता है। यानी कि बजट कितना संतुलित रहा, जब अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ग्राफ, तो आप देखेंगे कि सरकार यह दिखाने का प्रयास करती है कि हमने जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। वह क्या कहलाएगा? कि सरकार वहां पर संतुलन की स्थिति दिखा रही है। ठीक है। फिर क्या होगा कि अधिशेष बजट, यानी कि जो अधिशेष की क्या कहते हैं, जो बजट बच गया तो उसको दिखाया जाता है अधिशेष बजट के अंतर्गत। और एक होता है कि घाटे का बजट पेश किया जाता है, यानी कि सरकार को उस वर्ष घाटा हुआ है, राजस्व, राजकोषीय घाटा हुआ है, राजस्व में घाटे की प्राप्ति हुई है। राजस्व घाटा से तात्पर्य होता है कि हमने जितना सोचा था, हमने सोचा था कि हम 10 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति करेंगे, रेवेन्यू करेंगे, लेकिन हमने उतना प्राप्त नहीं किया, 8,000 करोड़ ही प्राप्त कर पाया हमने, तो आप देखेंगे कि हमें घाटा लगेगा। तो ये चीज
राजस्व घाटे के अंतर्गत आती है। अभी आगे उन सभी चीजों को भी मैं समझाऊंगा। बजट के वर्गीकरण की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च अनुमानित प्राप्तियों के बराबर हैं या उससे कम है या अधिक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको शुरू में बताया था, बच्चे ने यह तय कर लिया कि डेली मतलब हर महीने 1250 रुपए उसको क्या करने हैं, रूम का किराया देना है, इतना खाने पर खर्च करना है। तो बच्चा क्या करेगा, जब अपना बजट तय करेगा तो वह देखेगा कि मैंने जो अनुमान लगाया था महीने के अंत में, वह देखेगा कि मैंने जो अनुमान लगाया था मैंने उस अनुमान से ज्यादा खर्च किया है या कम खर्च किया है। यदि वह ज्यादा खर्च करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा। भारत सरकार का दोस्त कौन होगा, जापान, अमेरिका और अन्य अन्य देश। इसके अलावा वह लड़का क्या करेगा, अपने फूफा से, अपने ताऊ से, अपने जीजा से उधार ले सकता है। वह उसके लिए क्या करेंगे, वह उसके लिए बैंक का काम करेंगे, ठीक है। परंतु सरकार क्या करेगी, आरबीआई से ले सकती है, यानी कि जो अपना केंद्रीय बैंक है, और अन्य बैंक जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, इनसे जो है कि उधार ले सकती है। जब भी सरकार वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लेती है तो आप देखेंगे कि इन पर आरोप लगता रहा है कि अब पश्चिमी देशों का ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लिया गया है तो उसने भारत के समक्ष अनेकानेक शर्तें रखी हैं, जिसका ताजा तरीन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एलपीजी मॉडल, जो कि 1991 में अपनाया गया था। यह वर्ल्ड बैंक से जब हमने बड़ी मात्रा में कर्ज लिया था, यह इसका एक बेहतर उदाहरण है। भारत के ऊपर यह दबाव डाला गया कि आप अपने बाजार को और ज्यादा एक्सपैंड करिए, वैश्वीकरण में पार्टिसिपेट करिए, और वही कारण था कि लिबरलाइजेशन यानी कि उदार बनाई गई अपनी नीतियां, उदारीकरण किया गया, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार करना विदेशियों के लिए आसान हुआ। प्राइवेटाइजेशन यानी कि अपना निजीकरण करिए, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सहयोग करिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अपना झुकाव लाइए। और इसके बाद आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की इस दौड़ में आप भी शामिल हो जाइए। और भारत को यह करना पड़ा क्योंकि हमारी स्थितियां उस समय सही नहीं थी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। राजस्व की प्राप्तियों की बात करें तो सरकार के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेश पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है। यानी कि अगर इसको एक फार्मूले के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जितने भी कर मिले, यानी कि आप इसको एक फार्मूले में पिरो सकते हैं, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, कर हुआ या किसी प्रकार का सीमा शुल्क हुआ या किसी प्रकार का मान लीजिए कि सरकार ने जो कुछ भी पैसा दिया हुआ है उससे प्राप्त ब्याज हुआ और लाभांश हुआ। जो भी लाभांश होता है, इसके अलावा मान लीजिए कि इसमें और आप क्या जोड़ सकते हैं कि जो भी सरकार सेवाएं दे रही है उसके बदले प्राप्त रकम, जैसे कि एयरलाइंस के थ्रू क्या करिए, सरकार सेवा ही तो दे रही है, तो इसके बदले प्राप्त रकम को भी इसमें जब जोड़ दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है राजस्व प्राप्ति, यानी कि सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो यह तो हमने राजस्व की प्राप्ति की। अब बात आती है किस चीज की, आइए आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत प्राप्ति की। नीचे आप देख रहे होंगे एयरलाइंस का मैंने एक इमेज लगा रखा है। भारत सरकार ने एयरलाइंस को बेचा। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत सरकार ने आईडीबी को बेचा, भारत सरकार एनटीपीसी और अन्य अन्य जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भारत सरकार ने बेचा। क्यों बेचा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि एक बच्चे ने क्या किया कि अपने सोने की चेन को बेच दिया या अपनी बाइक को बेच दिया। क्यों बेच दिया, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना था। सरकार बेच रही है तो क्यों बेच रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम नए आय का सृजन करें, तो पुरानी चीजों को सरकार ने यहां पर बेचा। यह बेहतर है या नहीं बेहतर है, इस पर यह तय करना आपका काम है। इसके अलावा आने वाले भविष्य में कैसी हमारी अर्थव्यवस्था रहती है यह खुद ब खुद दर्शा देगी। मैं इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई निवेशक अर्थात जब सरकार अपने मालिकाना हक, यानी कि सरकार का जिस पर हक है वाले शेयर हुए, बॉन्ड्स हुए या कोई अन्य चल अचल संपत्ति बेचता है और इसमें जो मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन या पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति इसमें सरकार के द्वारा बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को शामिल किया जाता है। समझिएगा, अगर मान लीजिए कि बाजार से सरकार ऋण लेती है तो अलग अलग प्रकार के डिबेंचर यानी कि पत्र जारी किए जाते हैं लोगों के समक्ष, और यह कहा जाता है कि देखो भैया यह 1000 का पत्र है और इस 1000 पत्र को भारत सरकार तुम्हें दे रही है इस डिबेंचर को, और जब तुम इसको खरीद लोगे तो आगे आने वाले समय में 5 महीने या 6 महीने के बाद जब तुम इसको बेचोगे तो सरकार तुमको 1050 रुपए वापस करेगी। सरकार ने क्या किया कि 1000 रुपए लोगों से ले लिया
और इस पैसे को लेने के बाद सरकार ने अपना कर्ज चुका दिया। अगर मान लीजिए कि कोई ब्याज है, कुछ देनदारियां उसकी बची हुई हैं, तो कर्ज चुका दिया और आप ये पाएंगे कि बाद में सरकार मुनाफे में गई या सरकार फिर अन्य कहीं से कर्ज लेकर के आपको 1050 रुपए लौटा देगी। या ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि हर्षद मेहता की जो मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था कि कैसे, या बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो एक क्रेडिट कार्ड का पैसा दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया कि SBI का क्रेडिट कार्ड लिया, उसका जब आने लगा नोटिफिकेशन कि भैया पैसा दो, तो उसने क्या किया कि आप समझ लीजिए कि कोई ICICI के क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर के उसमें डाल दिया, और यही कार्य करते करते पूरा का पूरा समय समाप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह भी जो है कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी चीज को बेच रहे हैं तो यह बेहतर चीज नहीं है। परंतु फिर भी मैंने बोला था कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, तो मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी एक राय रखी है। वह व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, जैसे कि सरकार बचाव करना चाहती है वैसे प्रत्येक व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है। अब आइए बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी, अगर कोई भारतीय बैंक से उधारी भी ली गई है और विनिवेश क्या होता है? एक तो होता है कि निवेश, इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया, और जब उसको डिसइन्वेस्ट किया जाता है यानी कि उसका जब विनिवेश किया जाता है, जैसे कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया। आपने कोई कंपनी की शुरुआत की, आप खुद लगाए, आज आपको लग रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी आगे आने वाले समय में मुनाफे में जा सकती है, तो आप क्या करेंगे कि उसके शेयरों को बेचना शुरू करेंगे, तो वह कहलाता है विनिवेशीकरण, अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया इसको कहा जाता है। तो यह मान लीजिए कि आपने अपने शेयर्स को बेच दिया, जैसे कि एयरलाइंस के शेयर्स को बेच रहे हैं, NTPC के शेयर्स को बेच रहे हैं, IDB के शेयर्स को बेच रहे हैं, तो यह भी क्या कहलाता है? यह भी कहलाता है पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत, यानी कि इससे भी पूंजीगत प्राप्ति होती है। अभी 20 मिनट बीते हुए हैं और काफी चीजों को हमने कवर अप कर लिया है, परंतु अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं कहां पर, जहां तक हमें पहुंचना था। आइए परंतु बात करते हैं कुल प्राप्तियों की। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को जो जोड़ दिया जाता है तो इसको हम कुल प्राप्ति के अंतर्गत देखते हैं, यानी कि यह हमारा क्या कहलाता है? कुल प्राप्ति, यानी कि राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू के द्वारा जो हमने प्राप्त किया, टैक्स, शुल्क और अन्य अन्य सेवाओं के द्वारा, और पूंजीगत प्राप्ति यानी कि जो चीजों को बेच करके हमने प्राप्त किया, जैसे कि उस बच्चे ने प्राप्त किया था जो मैंने एग्जाम्पल बताया था। देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था इसीलिए बताया था ताकि आगे आने वाले समय में जब हम क्लासेस के अंतर्गत इन चीजों को डिस्कस करें तो मैं आप लोगों को वो चीजें अच्छे तरीके से समझा सकूं और वो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसीलिए कहा जाता है जो शिक्षण की विधा होती है वह सूक्ष्म से जो है कि बड़े की तरफ होती है, यानी कि छोटे से लेकर के जब बड़े तक आप समझेंगे। तो इसी तरीके से जब भी आपको बजट समझना हो या इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, समझना हो, तो आप अपने आप को केंद्र में रखिए। जिस दिन इकोनॉमिक्स को समझने के दौरान आप अपने आप को केंद्र में रखेंगे, न कि सरकार को रखेंगे, तो यकीन मानिए इकोनॉमिक्स की बेहतर समझ का आप विकास कर पाएंगे। क्योंकि सरकार एक माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आ जाती है, जिसको समझने के लिए बड़े बड़े डेटा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है, यानी कि सूक्ष्म रूप से इसको आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, राजस्व घाटा की बात करते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि राजकोषीय घाटा सरकार के द्वारा अपने खर्च को पूरा करने के लिए कुल उधार को संदर्भित करता है। यानी कि जो राजकोषीय घाटा होता है वह यह दिखाता है कि सरकार ने कितना उधार लिया है, वह दिखाता है आपका राजकोषीय घाटा। अब आगे हमको राजकोषीय घाटा देखना है। दूसरी ओर राजस्व घाटा राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कमी को दर्शाता है। यानी कि जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा क्यों था? राजकोषीय घाटा उस घाटे को कहा जाता है जब सरकार कुल उधार को संदर्भित करती है अपने जो है कि बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए, या यूं कहें कि अपने खर्च को पूरा करने के लिए। जैसे कि उस लड़के ने उधार लिया अपने जीजा से, फूफा से, ताऊ से या अपने दोस्तों से, तो क्यों लिया? वह उधार इसलिए लिया ताकि अपने खर्चे को मेंटेन कर सके, ठीक है। इसी तरीके से सरकार भी लेती है तो उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। परंतु जब सरकार राजस्व घाटा की बातचीत करती है तो वहां पर यह बताया जाता है कि जो हमारा कुल व्यय था, व्यय की तुलना में हमारी जो प्राप्तियां रही उसमें कमी रही। हमने सोचा तो था कि हम 100 रुपए कर्ज जो है कि प्राप्ति कर लेंगे, टैक्स वसूल लेंगे, लेकिन हमने 80 रुपए ही टैक्स वसूला, यानी कि जो हमारा राजस्व घाटा होगा वह 20 रुपए होगा। अर्थात आप कह सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें, यानी कि राजस्व घाटे की बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू का आपका जो एक्सपेंडिचर रहा व्यय, तो जब आप प्राप्ति में से जब व्यय को घटाएंगे और यदि यह नकारात्मक रहेगा तो वही आपका जो है कि राजस्व घाटा कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह भी समझ में आ चुका होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे।
राजस्व व्यय के बारे में। राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और ऋण सेवाओं पर व्यय होता है। यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऋण देने के लिए जो व्यय किया जाता है या पेंशन देने के लिए जो व्यय किया जाता है। राजस्व यानी कि रिवेन्यू आपने कलेक्ट किया, सरकार ने जब कर लिया तो सरकार जब कर लेगी तो इसको पेंशन देगी, लोगों का वेतन देगी और अन्य अन्य चीजें करेगी, क्योंकि उसी से तो उनको टैक्स भी मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारी को वेतन और ऋण सेवा पर जो भी मतलब ऋण सेवा दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए किसानों को किसान क्रेडिट के द्वारा ऋण दिया गया, कॉर्पोरेट जगत में ऋण दिया गया, अंबानी को दिया गया, विजय माल्या जैसे लोगों को दिया गया, नीरव मोदी जैसे लोगों को दिया गया, तो यह क्या कहलाता है? ये जो ऋण दिया जाएगा यह राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा और यह कोई संपत्ति नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको जो 4,000 रुपए दिए थे, इससे उनकी कोई संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, यह उनका व्यय हो रहा है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप नौकरी करके उनको दे देंगे, लेकिन उस समय तक, उस तात्कालीन समय तक, उस वित्तीय वर्ष तक, उस फाइनेंशियल ईयर तक वह किसी भी प्रकार से कोई संपत्ति का सृजन नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा, उदाहरण के रूप में वेतन और पेंशन। अब आइए बढ़ते हैं आगे। राजस्व व्यय रख रखाव व्यय है जो सरकार उन परिसंपत्तियों पर करती है जिन्हें सरकार काम करने के लिए रखती है। जैसे कि मान लीजिए राजस्व व्यय रेलवे को मतलब दुरुस्त करने के लिए करे, या राजस्व व्यय मान लीजिए कि कहीं पर्यटन स्थल पर कोई व्यय किया जा रहा है, तो उससे प्राप्त तो हो रहा है, परंतु सरकार उसके रख रखाव पर उन परिसंपत्तियों पर करती है जिन्हें सरकार काम करने के लिए रखती है। जैसे मान लीजिए कि लाल किला है, तो लाल किला का बहुत बड़ा यूज है, आगरा का जो ताजमहल है उसका बहुत बड़ा यूज है, लेकिन उसके रख रखाव पर खर्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। आप कहेंगे कि पर्यटन के द्वारा प्राप्त भी तो होता है, लेकिन जो प्राप्त होता है उसके अलावा भी सरकार को देना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मुख्य बिंदु की बात कर ले, राजस्व व्यय न तो कोई संपत्ति बनाता है और न ही यह अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार पैदा करता है। यानी कि जो राजस्व व्यय होता है यह किसी प्रकार की कोई संपत्ति का निर्माण नहीं करता है और न ही यह अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार पैदा करता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो राजस्व व्यय है, यानी कि अगर हम व्यय कर रहे हैं तो वह मांग और रोजगार पैदा नहीं करता है। मैं रोजगार की बात से तो सहमत हूं कि रोजगार पैदा नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मांग बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि जब लोगों को वेतन मिलेगा तो आप बाजार में चीजों को खरीदने जाएंगे, अगर लोगों को पेंशन मिलेगा तो आप बाजार में चीजों को खरीदने जाएंगे। तो मेरी समझ से मुझे जहां तक लगता है कि इससे भी मांग बढ़ती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। राजस्व व्यय सरकारी कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और ऋण सेवा पर किया जाता है। बहुत अधिक राजस्व व्यय सरकार पर बोझ होता है। यानी कि सरकार क्या करे कि मान लीजिए कि 100 रुपए प्राप्त कर रही है, 110 रुपए दे रही है, तो 10 रुपए का राजकोषीय घाटा लगेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक होता है हरदम, यानी कि जो राजस्व पर व्यय किया जाता है पूंजीगत व्यय से अधिक होता है। और आप सभी को पता है भारत ने इस वर्ष पूंजीगत व्यय बेहतर किया है, और यही कारण है कि महामारी और अन्य चुनौतियों से जूझने के बावजूद भारत ने रिकवरी जो रेट है भारत की वह काफी बेहतर रही अन्य देशों की तुलना में। और भारत ने जो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया था वह बिल्कुल इकोनॉमिक आउटलुक के तरह था, जो कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इस मायने में उसके तरह था क्योंकि यहाँ पर यह दर्शाया गया था कि किस तरीके से दूसरे देशों के साथ अपनी तुलना करके अपने को बेहतर बताने का प्रयास किया गया था। अब आइए बढ़ते हैं आगे। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा पहली बार 2012 से 13 में पेश किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभावी राजस्व घाटा कब पेश किया गया था। इसको इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं, इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट यानी कि ERD। यह अनुदान के माध्यम से राज्य स्तर पर संपत्ति निर्माण को ध्यान में रखता है और सरल शब्दों में राज्य स्तर पर संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुदान को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है, तब हमें प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। और प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है। प्रभावी राजस्व घाटा का फार्मूला जो होता है वह होता है कि राजस्व घाटा यानी कि जितना हमने सोचा था उतना हम कलेक्ट नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए हमको घाटा लगा था, 100 रुपए सोचा था और 80 रुपए 90 रुपए ही मिला, तो 10 रुपए का घाटा लगा। तो इस 10 रुपए में से हम यह घटा देंगे कि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए यानी कि राज्यों को हमने कितना दिया, राज्यों को 5 रुपए उधार दे दिया, तो हम क्या पाएंगे कि 5 ही रुपए यानी कि जो हमारा इफेक्टिव घाटा लगा है वह मात्र 5 रुपए लगा है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। राजकोषीय घाटा मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा इस स्लाइड को पहले रखना चाहिए था, बट कोई ना, देखते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय यानी कि जो पूंजीगत और राजस्व व्यय होता है, ठीक है,
उसमें पूंजीगत व्यय क्या होता है कि सरकार कितनी मतलब चीजों को बना रही है। जैसे कि एक व्यक्ति, एक लड़का है, वह लड़का अपने पैसे को जो बचा रहा था 1200 रुपए हर महीने, 1250 रुपए, वह पूरे 1 साल बचाता है और वह पाता है कि उसके पास 24,000 रुपए हो गए हैं। जब 24,000 रुपए हो गए हैं तो वह लड़का क्या करता है कि एक सोने की चेन खरीद लेता है। तो उसने क्या किया, पूंजीगत व्यय किया, और यह पूंजीगत व्यय उस लड़के की आमदनी को बढ़ाएगा। आने वाले समय में सोने के दाम बढ़ेंगे तो वह लड़का लाभ अर्जित करेगा, अर्थात पूंजीगत व्यय लाभ देता है। और इसके अलावा आप देखेंगे राजस्व व्यय किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देता है। ठीक है, राजस्व व्यय की बात कर ली हमने। सरकार की कुल आय, सरकार की कुल आय में से जो कि राजस्व से प्राप्ति होती है, ऋण की वसूली से प्राप्ति होती है और अन्य अन्य प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, उसमें से जब इसको घटा दिया जाता है तो वही हमारा निकलता है राजकोषीय घाटा। यानी कि राजस्व, राजकोषीय घाटा क्या है कि व्यय, अर्थात आपने जो खर्च किया, अर्थात उस बच्चे ने जो खर्च किया माइनस उसके पिताजी ने उसको जो 4,000 रुपए दिए। इसी तरीके से सरकार को कितनी जगह से क्या क्या आय प्राप्त हुई, उसी को कहा जाएगा राजकोषीय घाटा। उस बच्चे के संदर्भ में आप देखेंगे कि उस बच्चे को मिला जो है कि 4,000 रुपए, और उस बच्चे ने कितना खर्चा किया, 2750 रुपए। कितना, 2750 रुपए। अतः यह लड़का 1250 रुपए प्लस में है। यह लड़का राजकोषीय घाटे में नहीं गया था, परंतु हमारी सरकार हमेशा राजकोषीय घाटे में रहती है। अब आइए बढ़ते हैं आगे प्राथमिक घाटा के बारे में। देखिए जो प्राथमिक घाटा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्राथमिक घाटा अभी हमने प्रभावी जो घाटा था उसके अंतर्गत समझा था कि प्रभावी घाटा क्या होता है। वही होता है आपका प्राथमिक घाटा, यानी कि जो आपका राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा को मैं यहां पर दिखाता हूं कि राजकोषीय घाटे में से जो भी सरकार को राजकोषीय घाटा लगा है, राजकोषीय घाटे को फार्मूले को अभी मैंने ऊपर दिखाया था, जब इसमें से आप जो राज्यों को अनुदान दिया गया है, राज्यों को दिए गए अनुदान, राज्यों को दिए गए अनुदान, यानी कि राज्यों को अनुदान दिया गया है, जब हम उसको घटा देते हैं तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पर आपका राज्य जो है कि प्रभावी घाटा निकल करके चला आता है। तो यहाँ पर आपका प्रभावी घाटा निकल करके चला आता है, यानी कि पिछले वर्ष यानी कि जो वर्ष बीत गया, उस वर्ष में आप देखेंगे कि ब्याज भुगतान करने के लिए या तो ब्याज जो भुगतान किया या राज्यों को अनुदान दिया, यानी कि राजकोषीय घाटे में से हम घटा देंगे कि सरकार ने 2 लाख करोड़ या यूं कहिए कि 2,000 रुपए तो ब्याज का भुगतान किया था, सरकार ने जो है कि 3,000 रुपए तो उत्तर प्रदेश को दिया था। तो जब इसको घटा देंगे 5,000 रुपए को, और मान लीजिए कि राजकोषीय घाटा आपका टोटल 10,000 रुपए हो, राजकोषीय घाटा आपका टोटल 10,000 रुपए हो, इसमें से हमने 5,000 रुपए निकाल दिया, क्योंकि 5,000 रुपए में से 2,000 रुपए ब्याज दिया है सरकार ने, अन्य जो पहले का ले रखा था, और सरकार ने जो है कि 3,000 रुपए आपका क्या किया है, जो है कि राज्य को अनुदान दिया है, उत्तर प्रदेश को। तो ये आपका हो गया 10,000 माइनस 5,000, तो आपका 5,000 ही प्रभावी घाटा यानी कि इफेक्टिव डेफिसिट देखने को मिलेगा। आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब जब हम लोग बजट को देखेंगे तो यकीन मानिए आप उसकी एक बेहतर समझ का विकास कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं आंकड़ों को। आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं, की नंबर के थ्रू हम देखते चलेंगे सरकार ने क्या प्राप्त किया, सरकार ने क्या खोया, सरकार क्या दिखाने का प्रयास कर रही है। परंतु उससे पहले और 2-3 चीजों को देखना है। मैंने स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश किया है, तो आइए थोड़ा सा पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। बताया गया है कि रुपए कहां से आता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें यही बात की जाएगी कि पैसा आया कहां से और उसका व्यय कहां पे किया गया। ठीक है, तो रुपए कहां से आता है उसके लिए यह कुछ एरिया दिखाए गए हैं, जो कि आपका पीआईबी के थ्रू आया हुआ था, उसी में दिखाया गया है कि निगम के थ्रू कितना आया कर, आय के थ्रू कितना आया कर, सीमा शुल्क कितना आया यानी कि कस्टम ड्यूटी कितनी आई, केंद्रीय उत्पादक शुल्क यानी कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी कितनी आई, इसके अलावा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां यानी कि ऋण जो हमने दिया था उससे कितनी पूंजी प्राप्त की, कर की भिन्न अलग अलग जो प्राप्तियां रही, इसके अलावा आय और सेवा कर से क्या प्राप्ति हुआ, जीएसटी यानी कि जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से हमने क्या प्राप्त किया, और सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयता जो देयता है हमारी, आप देखेंगे कि जो बारोइंग हुई थी और उसकी अदर लाइबिलिटीज थी, उसमें हमने सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से पैसा आया है। तो ये चीज आप आंकड़ा देख लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। आखिर भाई पैसा खर्च कहां पे होता है, यह भी तो जानना है कि पैसा आया कहां से, पैसा खर्च कहां पे होता है। जैसे कि मैंने उस बच्चे का एग्जांपल लेके आपको बताया था। तो देखिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी कि केंद्र के द्वारा जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना मतलब एरिया खर्च किया गया है, यानी कि इतना प्रतिशत रहा है। अन्य जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अन्य व्यय हैं, उसमें इतना, पेंशन में सरकार ने इतना व्यय किया है, और करों और शुल्क में राज्यों का कितना हिस्सा है, यानी कि जो स्टेट शेयर्स हैं
और उनके जो टैक्स ड्यूटीज हैं उनमें यह आपका हिस्सा देखने को मिला। वित्त आयोग और अन्य जो भी मतलब संस्थाएं हैं, कमीशंस है, उसमें क्या मतलब कितना खर्च हुआ, आर्थिक लक्ष्य को दिखाया गया है। इसके अलावा ब्याज अष्टायामी को दिखाया गया है और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को दिखाया गया है। इसके अलावा सप्तर्षि नाम से, आप सभी को अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि सप्तर्षि नाम से इस बार जो योजना लाई मतलब जो दिखाया गया है उसमें आप एक ब्लूप्रिंट दिखा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में कि सरकार किन किन क्षेत्रों पर कहां कहां खर्च करने की बातचीत की है और किस तरीके से सरकार ने अपने बजट को और बेहतर करने का प्रयास किया है। घाटे संबंधी आंकड़े यहां पर दिखाए गए हैं, राजकोषीय घाटे संबंधी की राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें, देखिए वास्तविक यानी कि एक्चुअल घाटा कितना रहा जो है कि 2021 और 22 में आप देखेंगे कि 15,84,521, सारे के सारे जो आंकड़े हैं करोड़ में है, ध्यान रखिएगा। तो 6.7 आप इसको कह सकते हैं। आप देखेंगे बजट का अनुमान कितना लगाया गया था, 6.4 लगाया गया था 2022 और 23 में। 2022-23 में संशोधित अनुमान पुनः पेश किया गया, वह भी 6.4 था, जो कि लगभग 17,55,319 करोड़। और आप देखेंगे 2023 और 24 में जो अनुमान लगाया गया है वह लगाया गया है कि हमें लगभग 17,86,816 करोड़ का घाटा होगा। और सरकार इसमें से जो है कि आप ये देखेंगे कि सरकार ने दावा किया है कि हम इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए का तो सिर्फ ब्याज भरेंगे भैया। कितना? 10 लाख करोड़ रुपए का तो हम ब्याज भरेंगे। ठीक है, यह आपका राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, अभी हमने ऊपर समझा था। तो उम्मीद करता हूं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है आप सभी को पता होगा कि राजकोषीय घाटे में क्या किया जाता है कि जो भी सरकार ने सोचा था उससे कम की प्राप्ति हुई, सरकार ने उससे ज्यादा व्यय कर दिया, तो आपका राजकोषीय घाटा आएगा। राजस्व घाटा का क्या होता है? राजस्व घाटा होता है कि सरकार ने जितना सोचा था कि हम प्राप्त करेंगे उतना प्राप्त नहीं किया सरकार ने, वह आपका रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत आता है। यह आपका फिजिकल जो है कि डेफिसिट के अंतर्गत आता है। 2021 में आप देखेंगे कि 4.4%, 2022-23 में आप देखेंगे 3.8 और 2023 में आप देखेंगे 2.9, यानी कि यहां पर कमी देखने को मिली है। बहुत अच्छी चीज है ये। प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि जो राज्यों को जो अनुदान दे दिया जाता है, जो ब्याज पे कर दिया जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, अर्थात यह 7,88,375, यह 7,88,375 रह जाता है। एक तरीके से यह जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है यह एक्चुअल घाटे को दिखा पाता है। इसके अलावा जो प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा देखिए बहुत सारी चीजें तो आपके माइंड से ऊपर चली जाएंगी, जानी भी चाहिए अगर आपने चीजों को नहीं समझा है तो। और खास करके यह जो टॉपिक है यह ऐसा टॉपिक है कि चीजें ऊपर से निकल ही जाती हैं। तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, खास करके ये जो चीजें मैंने ऊपर समझाई उन चीजों को समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें मुख्य रूप से आपको समझनी है। अभी जो हम आपको की फ्रेम्स दिखाएंगे उसमें भी आपको यही समझाएंगे जो पीआईबी के थ्रू जारी किया गया है। जो प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें तो वही प्राइमरी डेफिसिट देखिए 7,79,021 हो गया, जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे 7,88,375। 2021-22 के डाटा की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कम हो गया। कम क्यों हो गया भाई? इसलिए कम हो गया क्योंकि जो राज्यों को अनुदान दिया था सरकार ने, उसको भी सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे से घटा दिया। तो यह पूरा का पूरा घाटा जो है नीचे घटते हुए क्रम में चला आता है। 2023-24 में आप देख लीजिए अनुमान लगाया गया है कि 4,99,867 लाख करोड़ रहेगा घाटा, जो कि 1.7% है। परंतु यहां पर यह प्रभावी राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा की बात करें तो यह रह जाएगा आपका 7,68,045। तो इतना यह रह जाएगा आपका 2.3%। तो यह आपका प्राथमिक घाटा है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर यह प्राथमिक घाटा कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्राथमिक घाटा यानी कि जो राजस्व अनुदान दिया गया है वह और ज्यादा मतलब दिया गया है या कम दिया गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, घाटे की प्रवृत्तियों को देख लीजिए। देखिए यह आपको जो ब्लू लाइन है इस तरीके की, यह आपको फिजिकल डेफिसिट को दिखा रही है, रेड वाली लाइन आपको रेवेन्यू डेफिसिट को दिखा रही है, और जो आपका प्रभावी राजस्व घाटा है इसको दिखा रही है ग्रीन वाली लाइन, प्राइमरी डेफिसिट को दिखा रही है यह ब्लैक वाली लाइन, जो कि यह प्राइमरी डेफिसिट है। ध्यान रखिए यह प्राइमरी डेफिसिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह दिखाया गया कि 1% रहा कब? 2013 से 14 में। आप देखिए
कि 1 है, यह 1.1 से यह धीरे 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 घटते 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 आप यहाँ देखिए यहाँ आया। और यह कब बढ़ा था? 2018-19 के, आप 19-20 के आसपास आप देखेंगे जब कोरोना महामारी आई तो यह प्राथमिक घाटा 5.8 तक गया था। फिर यह 3.3 तक आया। कब आया? 2021-22 में आया। 2.6 तक कब आया? यह आपका आया 2022-23 में आया। और आप देखेंगे कि 2.6 के बाद अभी 2.9 2022-23 में फिर से रहा था। और इस समय 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि यह 1.7% तक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। ग्राफ बहुत कुछ बताते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है भाई? क्योंकि यहां पर हर एक चीज को देखा जाता है कि कितना हमने प्राप्त किया, कितना हमने व्यय किया, और उसके बाद देखा जाता है। जबकि यहां पर जो आपके रेवेन्यू डेफिसिट हुए, इफेक्टिव डेफिसिट हुए, रेवेन्यू डेफिसिट तो आपका वही डेफिसिट है कि कितना हमने सोचा था और कितना हम प्राप्त कर पाए, कर वगैरह वसूल पाए, तो वह तो आपका लगभग लगभग देखिए कम है, 7.3 है। जबकि आपका जो राजकोषीय घाटा है वह 9.2% कब था? ध्यान रखिएगा 2019 से 20 यानी कि कोरोना अवधि में यह काफी ज्यादा सर्वाधिक था। और इस टाइम की अगर बात करें 2023-24 में तो यह 5.9% रहेगा। और यह किसका 5.9% रहेगा? आपकी जीडीपी का रहेगा। यहां पर यह लिखा रहता है कि ऑफ जीडीपी, जीडीपी का यह इतना % रहेगा। घाटा वित्त पोषण के स्रोत की यहां पर बातचीत की गई है, यानी कि घाटे को वित्त पोषित करने के लिए घाटे को धन कहां से दिया जाएगा? जब वो घाटा लग जाएगा तो जैसे उस बच्चे ने अपने जो है कि सगे संबंधियों से उधार लिया था, सरकार कहां से लेगी? तो यह चीज ध्यान रखिए। सिक्योरिटी जो है कि डिबेंचर है, स्टेट पोर्टफोलियो के थ्रू सरकार प्राप्त करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए मार्केट से पैसा उधार लेगी, आपसे पैसा उधार लेगी। आप कहेंगे हमसे भी उधार लेगी क्या सर? हाँ, आपसे भी लेगी। कैसे लेगी सरकार? अलग अलग तरह के प्रपत्र जारी करेगी और उसके थ्रू आपसे सरकार उधार लेती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कहाँ से सरकार लेगी, कितना पैसा कब ली थी? तो 2015-16 में आपने देखा कि लगभग यह जो आंकड़े हैं यह करोड़ में है। कितने करोड़ है? लगभग आपका देख लीजिए, ये आपका 1,50,000 करोड़ कब लिया गया था? 2015-16 के दरमियान लिया गया था। और इस समय आप देखेंगे कि यह लगभग आपका 5,50,000 के आसपास यह लिया गया था 2020-21 के दरमियान, जब कोरोना काल चल रहा था। और 2023-24 के दरमियान अगर बात की जाए तो यह लगभग आपका आ चुका है आज के टाइम में 2023-24 के आसपास। आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितना हमने बोरो किया, कितना हमने कर्जा लिया, तो यह लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास है। तो सॉरी, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा है, 12 लाख करोड़ के आसपास है, 12 लाख करोड़। तो वही सरकार बता रही है कि इतना पैसा तो हम ब्याज में चुका देंगे। तो इन सारी चीजों को भी आप देखते चलिए, समझते चलिए। कर प्राप्तियों में रुझान, यानी कि जो कर की प्राप्तियां हैं वह बढ़ी हैं। आप देख लीजिए 2013 और 14 में जो कर की प्राप्ति थी, येलो लाइन से क्या दिखाया गया है? वह डायरेक्ट टैक्स को दिखाया गया है। 5.6% प्राप्त होता था 2013-14 में। इनडायरेक्ट टैक्स जो यानी कि अप्रत्यक्ष कर, जो कि आपसे और हमसे वसूला जाता है, अप्रत्यक्ष कर, तो वह जो है आपका कितना प्रतिशत था? उस समय 4.4% था, यानी कि टोटल आपका 10.1% था ट्रेंड्स के अनुसार। आप यह देख लीजिए कर की प्राप्तियों में जो रुझान था यह अभी पूरे के पूरे जीडीपी का है, यानी कि पूरे जीडीपी का 4.4% जो है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स था। 2023-24 की हम बातचीत करेंगे। 2023-24 में आप देख लीजिए कि 6% जो है कि पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा 5.1% आपका इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाएगा। और जो आपका ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वह आपको रेड लाइन से दिखाया गया है, यानी कि टोटल जीडीपी का 11.1% जो है कि 2023-24 में आपका कर प्राप्तियों में रुझान रहा। और इन्हीं कर प्राप्तियों के कारण आपका राजकोषीय घाटा कम हो सकता है, क्योंकि हम सोचते कुछ हैं और यह राजकोषीय घाटा क्यों होता है? जो ब्लैक मनी होती है उसके वजह से होता है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। केंद्र की निवल प्रवृत्तियां, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिवेन्यू, नेट सेंटर टैक्स रिवेन्यू। तो यहां पर यह दिखाया गया है कि जो सरकार ने कर्ज प्राप्त किया, यह ग्रीन लाइन से यह देखिए 0.4, यह भी क्या है कि आपका इन टैक्स इन लाख करोड़, यानी कितने लाख करोड़, यानी कि जो भी यहाँ पे डाटा दिखाया गया पूरे के पूरे लाख करोड़ में है। 2023-24 को हम देखते हैं, यहाँ पे 2023-24 में लगभग 0.8% आपका क्या है? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि गैर जो है कि गैर कर प्राप्ति के द्वारा जो है कि यहाँ पर 0.8%, 3.0% नॉन टैक्स रिवेन्यू है, यानी कि गैर कर राजस्व 3.0 है। और 23.3% की अगर बात करें तो यह केंद्र की जो निवल प्राप्तियां हैं वह 23.3% रहेंगी। 23.3 यानी कि 23.3 लाख करोड़ में रहेंगी। उम्मीद करता हूं यह भी आप समझ चुके होंगे। व्यय की संरचना को देख लीजिए, यहाँ पर व्यय की संरचना को दिखाया गया है कि सरकार कहां कहां कितना कितना व्यय करेगी। देखिए अदर
घाटे कहाँ पे जो है कि कहाँ पे लगेंगे, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सरकार कितना खर्च करेगी, जैसे कि सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकार चलाती है कि हम किसानों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं, अगर उसकी बात करें तो देखिए सरकार का कितना खर्च करी है, 4.76 यानी कि 4,76,000 करोड़ रुपए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अदर सेंट्रल सेक्टर्स जो एक्सपेंडिचर हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, तो इन सारी चीजों पर जो सरकार खर्च कर रही है, तो आप देख पाएंगे कि सेंट्रल सेक्टर के जो स्कीम है यानी कि केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसमें 14.68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो यह भी चीज आप देखिए कि सेंट्रल ने जो स्कीम चलाई हुई है, यह स्कीम क्यों चलाई जाती है, अलग अलग प्रकार की कर्ज माफी की स्कीम चला दी, तो यह लोग इसलिए चलाते हैं ताकि हमारी सरकार आ पाए, लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है वो हमारे राजकोषीय घाटे, फिजिकल डिफिसिट पे दिखता है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। और आप देखेंगे कि अब यह चीजें बढ़ी हैं, जो है कि सेंट्रल स्कीम में बढ़ोतरी की गई है 2022-23 की तुलना में। यहां पर भी आप देखेंगे कि बढ़ोतरी की गई है एक्सपेंडिचर में, और जो अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर है यानी कि अन्य राज्य केंद्र स्तर की सरकार, जो केंद्र सरकार है उसकी जो खर्च है उसमें भी लगभग बढ़ोतरी हुई है। पहले 4.52 था, अब 4.76 है। तो यह डाटा, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है, और खास करके सबसे बड़ी बात है कि 13.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में बढ़ावा दिया गया है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वह 13.7 लाख करोड़ रुपए है। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय आप ऐसे समझिए ना कि आपने अपने लिए जमीन खरीद ली और वह जमीन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो 2023-24 में आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, आप खुद देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 10% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है, 10% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। 2015-16 में यह ग्रोथ रेट मात्र 2.5% थी, यानी कि सरकार 100 रुपए प्राप्त करती थी, तो उस 100 रुपए में सरकार मात्र 2.5 रुपए खर्चा करती थी पूंजीगत व्यय पर, और आज सरकार 10 रुपए करने लगी है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है भारत सरकार के लिए और भारत के लोगों के लिए भी। व्यय की संरचना दिखाया गया है, चूंकि यहाँ पर चीजें दिख नहीं रही है तो व्यय की संरचना अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर व्यय की प्रमुख मदों को दिखाया गया है, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना व्यय किया गया है। देखिए ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हैं 5.1.3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। आप रूरल डेवलपमेंट में देख सकते हैं 238 के आसपास यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं, 2.38 लाख करोड़ रुपए। और इसी तरीके से एजुकेशन पर भी सरकार ने विशेष बल दिया है। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको दिखाई गई हैं। जो ग्रीन कलर से दिखाया गया वो आपका 2021-22 का है, 2022-23 का आपका ब्लू कलर से, और 2023-24 का आपका येलो कलर से दिखाया गया है। आप देख लीजिए येलो कलर का डाटा सिर्फ और सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास में लगभग बराबर है, यानी कि थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 0.36 लाख करोड़। शहरी विकास को कम ध्यान दिया जा रहा है। सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर में आपको यह देखने को मिलेगा कि 0.55% जो है कि बढ़ोतरी, 0.55 लाख करोड़ रुपए। जबकि हेल्थ के सेक्टर में 0.89 और एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ावा दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें और अन्य गतिविधियों की बात करें तो वहां पर भी बढ़ावा दिया गया है। यहां पर कम किया गया है, यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट था पहले आपका 243 यानी कि 2022-23 में 2.43 था, अभी आपका 2.38 है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखते चलिएगा। तो यह लाख करोड़ रुपए में बातचीत की जा रही है। परिवहन पर बड़ी मात्रा में खर्च किया गया है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बजट की मुख्य विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक नजर देखते हैं हम जो है कि सरकार के द्वारा पेश की गई जो पीआईबी की न्यूज है उसके द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें दिखाई गई हैं। की नंबर्स है यहाँ पे आप देख लीजिए। बजट, यूनियन बजट 2023-24, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व की प्राप्ति 2020-21 में आप देखिए 21,69,905 करोड़ रुपए। सारे के सारे डेटा करोड़ में है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 2023-24 की बात करें तो देखिए 21 से बढ़ करके 2021 यानी कि मात्र आप देख सकते हैं कि 2 वर्षों में कितना लगभग 26,32,028 करोड़ यानी कि 5 लाख करोड़ तक की जो है कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देखने को मिली है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, यह राजस्व प्राप्ति था। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट से क्या प्राप्त किया हमने। पहले हम 16 लाख करोड़ लगभग प्राप्त करते थे। बाद के डाटा को मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे, इतना डाटा है तो छोड़ दीजिए इसको। बस आप देखिए कि 16 लाख करोड़ प्राप्त किया और अब हम 18 लाख करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्त कर रहे हैं, 18,70,816। और पहले हमने 2021-22 में इतना प्राप्त किया था।
टोटल रिसिप्ट यानी कि कुल प्राप्ति की अगर बातचीत की जाए तो देखिए 45,03,97 करोड़ रुपए, 45,03,97 करोड़ रुपए हमने प्राप्त किए। कहां से? यह हमने प्राप्त किया कुल कुल हमने प्राप्ति की, टोटल यह प्राप्ति रही। यह दोनों प्राप्ति यहां पर क्या दिखा रही है? यह आपकी राजस्व प्राप्ति है, यह आपकी पूंजीगत प्राप्ति है। टोटल आपने काउंट किया, इतना आपने प्राप्त किया। फिर देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर हमने, यानी कि टोटल हमने खर्च कितना किया, तो आप पाएंगे कि टोटल 45,03,97 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। बहुत बढ़िया डाटा है। दोस्त ने 4,000 रुपए घर से मंगाए, 4,000 रुपए में यह अपना पूरा का पूरा खर्च भी कर दिया। आप एकदम चकरा जाएंगे कि भैया इसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है इस दोस्त का बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आगे आइए, आगे आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा भी लगा है, सिर्फ प्राप्ति नहीं हुई है। राजस्व घाटा क्या लगा है? जब पिछले वर्ष का आंकड़ा आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर सरकार को 8,69,855 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। क्या घाटा है? यह आपका सिर्फ राजस्व घाटा है। तो सरकार ने बताया है कि हमने सोचा था कि इतना अधिक प्राप्त करेंगे, लेकिन हम उतना प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी, तो यह अभी सरकार को घाटा लगा है। घाटा लगा है तो भैया जब एक व्यक्ति को घाटा लगेगा तो उसकी भरपाई भी करेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो यह थोड़ा कम हो जाएगा। यह कितना है? 4,99,867, यानी कि सरकार ने राज्यों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए अनुदान भी दिया है। इससे यह पता चलता है। फिर आपको पता चलता है फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे दैया 17,86,816 करोड़ रुपए, इतना ज्यादा बड़ा घाटा, 17,86,816 करोड़ रुपए। फिर आपका माथा चकरा जाएगा। तो फिर सरकार कहेगी नहीं, हमें ज्यादा घाटा नहीं लगा है, 10 लाख करोड़ रुपए तो हमने ब्याज चुकता किया है, 10 लाख करोड़ रुपए तो हम ब्याज चुकता किए हैं। इसके अलावा सरकार कहेगी अभी कहां, तुम रुको, और सोच रहे हो 7 लाख करोड़ रुपए हम कहां दिए। सरकार कहेगी कि हमने तुमको सब्सिडी भी तो दिया है, तो सरकार उसको सब्सिडी में भी दिखाने का प्रयास करेगी। फिर आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, सरकार सही बता रही। क्योंकि देखिए, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं, हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं, हम सिर्फ चीजों को जानने व समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमसे और आपसे बहुत बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हुए हैं जिनके द्वारा यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। और आंकड़ों में किस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, चलिए अच्छी बात है। और खास करके हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम अन्य दृष्टि से नहीं बातचीत कर रहे हैं। हम ऐसी बातचीत नहीं करेंगे कि शराब का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा, और इसके अलावा कार का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि अभी हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं। जॉब लग जाएगी तो शराब और कार दोनों खरीदते रहिएगा। अब देखिए, प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 7,68,045। कितना? 7,68,045। प्राइमरी डेफिसिट का मैंने फार्मूला क्या बताया था कि राजकोषीय घाटे में से हम क्या करेंगे, राज्यों को दिए गए अनुदान को घटा देंगे। सरकार कह देगी, केंद्र सरकार, क्योंकि राज्यों के भी तो बजट आते हैं, तो केंद्र सरकार क्या कहेगी? केंद्र सरकार कहेगी कि 7 लाख करोड़ तो हमने इनको ही दे दिया, और 10 लाख करोड़ रुपए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट लगा था, इसमें हमने खर्चा कर दिया, तो हम तो बराबर है ना। तो आप इस जब आंकड़े को देखेंगे, अगर आप इस आंकड़े को समझ पा रहे होंगे, मैं एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। लगभग समय 1 घंटे अभी पूरे होने वाले हैं, यानी कि काफी कम समय में काफी ज्यादा चीजों को हमने जाना है। आगे और भी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जिस जोश के साथ मैंने समझाया है, जिस ऊर्जा के साथ मैंने समझाया आप सभी को, उसी ऊर्जा के साथ आपने इन चीजों की प्राप्ति भी की होगी। यानी कि जैसे मैंने अपनी ऊर्जा का व्यय किया है, उसी तरीके से आप यदि इसकी प्राप्ति कर लेते हैं तो यकीन मानिए बजट का A to Z आपको समझ में आ जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि न तो मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूं, न तो आपको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनना है। यदि आप अर्थशास्त्री बनने का सपना देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इकोनॉमिक्स जो है कि ऑप्शनल ले लेना चाहिए, और जो है कि पीजी में भी इकोनॉमिक्स वगैरह आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप हो सकता है कि आगे चलकर अर्थशास्त्री बन सकते हैं। यदि विशेषज्ञता हासिल करनी है तो पीएचडी वगैरह कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सरकार क्या करती है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आय की प्राप्ति करती है। जब सरकार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आय की प्राप्ति करती है, आय की प्राप्ति के अनेकानेक साधन है। कर प्राप्त करेगी, आयकर प्राप्त करेगी, डायरेक्ट टैक्स प्राप्त करेगी, इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करेगी, जीएसटी से टैक्स प्राप्त करेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कारपोरेट सेक्टर से टैक्स प्राप्त करेगी। सरकार क्या करेगी कि पूंजीगत जो है कि पूंजीगत प्राप्ति क्या, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट भी प्राप्त करेगी। पूंजीगत प्राप्ति कैसे करेगी? कुछ चीजों को बेचेगी। इसके अलावा सरकार ने जो भी चीजों को मान लीजिए कि बेच दिया, जो उसकी पूंजी है, कुछ शेयर्स को बेच दिया, तो उससे सरकार क्या करेगी? पूंजीगत प्राप्ति करेगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल देकर के समझाया था। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में दिख रहा हो तो आप देखिए
कि 2021-22 में सरकार ने क्या किया था कि 16,23,896 करोड़ रुपए प्राप्त किया था कैपिटल रिसिप्ट से, 21,69,905 करोड़ रुपए प्राप्त किया था रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व आय से, यानी कि राजस्व प्राप्ति इसने की थी। और टोटल कितनी प्राप्ति की थी? 37,93,801 रुपए। 93,801 को भूल जाइए, ठीक है, आप बस याद करिए 37 लाख करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा अगर और चुल मच रही हो तो आप 38 लाख करोड़ रुपए ले लीजिए कि 38 लाख करोड़ रुपए आप सरकार ने 2021-22 में प्राप्त किया था। यही समय था कोरोना का, जब सबको कोरोना ने रुला दिया था। यह 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया 2022-23 में, फिर यह 2 लाख रुपए बढ़ गया 2022-23 में। आप देखेंगे कि यह रिवाइज्ड एस्टीमेट था, क्योंकि 2022-23 का यह एक एस्टीमेट लगाया गया था और इसको जब दोबारा जब जारी किया गया था तो यह रिवाइज्ड है आंकड़ा, ठीक है। तो यह 41 लाख करोड़ रुपए, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि 7,4,11 यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। फिर 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई यहां पर। तो अब यहां पर सरकार ने टोटल इतना प्राप्त किया, ठीक है, सरकार ने इतनी कमाई की। अब आप देख लिए कि सरकार कमाई कैसे करती है। अब क्या करेगी? जब सरकार कमाई कर लेगी तो कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि वह यह दिखाए कि मैंने जितना कमाया था उसमें से कुछ पैसा बचा भी लिया है। अगर बचाया है तो वो दिखा देगी भले, लेकिन प्रत्येक सरकार यह चाहती है, यदि समाज कल्याण के उद्देश्यों से, सोशल वेलफेयर की दृष्टि से अगर कार्य कर रही है तो प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि मैं यह दिखा पाऊं कि हमने कितना ज्यादा खर्च किया। और सरकार भी कर्ज लेती है, बाकी अन्य लोग भी कर्ज लेते हैं। कर्ज इसलिए नहीं लिया जाता कि कर्ज लेना गलत है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता हो सकता है कहते होंगे कि कर्ज लेकर के बिजनेस करना गलत है, परंतु आइए समझ लेते हैं इस चीज को भी एक बार। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बड़े पापा के लड़के से, देखिए छोटे आंकड़े इसलिए मैं समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपए है, 500 रुपए है और ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर 4% की, सॉरी ब्याज की दर या महंगाई 4% की दर से बढ़ रही है। यानी कि आज का 500 रुपए जो आप कमा रहे हैं, आगे जब 504 रुपए कमाएंगे तब इसके बराबर होगा। आपने क्या किया कि आपको पता है कि 500 रुपए लेकर के अगर मैं अडानी का शेयर खरीद लूंगा, अभी मत खरीदिएगा, अभी काफी घाटे में जा रहा है, अभी मत खरीदिएगा। हाँ चाहे तो खरीदिए, नहीं खरीदिए वो मेरी राय नहीं है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपको ऐसा लगा कि मैं अडानी का शेयर खरीद लेता हूँ। क्यों खरीद लेता हूँ? कि आपको लग रहा है कि जो आज शेयर 50 रुपए में मिल रहा है तो वह शेयर मैं 10 ठे खरीद लेता हूं और कल को आने वाले समय में आपको इतना क्लियर है कि यह अडानी का शेयर आपका जो हो जाएगा लगभग 70 रुपए का हो जाएगा। यानी कि एक शेयर पे 20 रुपए बढ़ेगा तो 10 शेयर पे आपको कितना रुपए हो जाएगा? 20 गुणे 10 अर्थात 200 रुपए की प्राप्ति होगी। यानी कि आपने इससे 500 रुपए जो लिया था, इससे कितने प्रतिशत ब्याज पे लिया था? आपने इससे 5 रुपए लिया था, मान लेते हैं 5% की ब्याज पे। आपके पास पहले से 500 रुपए था, 4% की ब्याज से महंगाई बढ़ रही है। आप देखेंगे कि एक महीने का ही मैं आंकड़ा लेता हूं, आपके पास 1,000 रुपए होने चाहिए थे, परंतु चूंकि आपने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया हुआ था और यहां से आपको 200 रुपए फायदा मिल गया। कितना रुपए हो गया आपके पास भैया? आपके पास हो गया 1200 रुपए। और इस 1200 रुपए में से आपने इसका 5% ब्याज दिया। किस 5%? 500 का 5%। और जब 500 का 5% निकालेंगे तो 25 रुपया आएगा। और 500 का 5% 25 तो आएगा भैया, शायद 25 ही आएगा, देख लीजिएगा। मैथ उतना मेरा सही है, पहले सही था अभी नहीं सही है। तो 25 रुपए जब आप ब्याज निकाल देंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि अभी भी आपके पास 1175 रुपए रहेगा, यानी कि आप 175 रुपए की कमाई कर लेंगे। तो यही आंकड़ा अपनाते हैं जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, इसीलिए वो आगे होते हैं और हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम कर्ज लेने से डरते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। परंतु कर्ज सही नहीं है, अभी मत लीजिएगा। जब आपको ये पता रहे कि ऐसा कोई अडानी का आने वाला है शेयर और उसमें आपको प्राप्ति होगी या महंगाई कम दर से बढ़ेगी और आप जो है कि उससे कहीं ज्यादा पैसा लगा करके उस पैसे का कहीं आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसा लेकर के अपनी महिला मित्र के साथ कहीं घूमने चले जाएं और पता चला कि कहीं अपने ऊपर खर्च कर दें, कपड़े खरीदने पे खर्च कर दें, तो वह नहीं आपको फायदा देगा। फायदा तब देगा जब ऐसा कोई आप ट्रिकी काम करेंगे, ठीक है। बहुत बार कई सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि लोग ऐसा करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर के उसको बार बार मतलब पैसा निकालना, फिर उसी में पैसा डालना और उसका बेहतर ब्याज प्राप्त करके वह फिर उस पैसे को भर भी देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि सरकार ने क्या दिखाया कि हमने पूरा खर्चा कर दिया। आपका दिमाग चकरा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई टोटल खर्चा भी आपका उतना ही है, टोटल रिसिप्ट भी उतना ही है। फिर आप सरकार कहेगी नहीं नहीं अभी रुको भाई, अभी रुको, अभी नहीं पूरा सब कुछ हुआ है। तुम ये भी तो देख लो कि हमको रिवेन्यू डिफिसिट इतना हुआ है, हम पूरा राजस्व प्राप्त कहाँ किए थे। हम तो सोचे थे कि हम 8,69,855 करोड़ रुपए ज्यादा प्राप्त करेंगे, सॉरी 8,69,855 करोड़ रुपए ज्यादा प्राप्त करेंगे, लेकिन हम 8,69,855 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं कर पाए। इतना तो हमको राजस्व घाटा लगा है, इस घाटे को भी तो भरना है।
तो सरकार कहेगी हमको कर्जा भी लेना पड़ा था, और उस कर्जा को लेने के लिए हमने क्या किया, सरकार कहेगी कि देखो अब हमारा इफेक्टिव डेफिसिट देखो, हमने प्रभावी रूप से हमको कितना घाटा लगा है। प्रभावी रूप से वो जब सरकार दिखाएगी तो उसने कहेगी कि देखो हमने क्या किया था कि राज्यों को भी दिया था और अन्य कई सारे कार्यों में भी खर्च किया था। तो सरकार दिखाएगी कि देखो टोटल हमको उतना घाटा नहीं लगा है, 4,99,867 करोड़ रुपए ही घाटा लगा है। यह आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। नहीं समझ में आ रहा है, जाकर के दोबारा पुनः देखिए पीछे वाला वीडियो, जो अभी इसी वीडियो में जब मैंने आपको समझा रहा था मैं प्रभावी राजस्व घाटे को, उसको जाकर के देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हुआ क्या कि फिजिकल डिफिसिट, फिर कहा कि अब देखो अब राजकोषीय घाटा को देख लो। राजकोषीय घाटा की जब तुम बात करोगे तो हमने 17,86,816 करोड़ रुपए तो हमको राजकोषीय घाटा लगा। अब आप कहेंगे कि अरे भाई 17,86,816 करोड़ रुपए लगा, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो तुमने प्राप्त किया था 18,70,816 करोड़ रुपए, इस पैसे का तुमने क्या किया भैया, कहा कि 18 लाख तुम प्राप्त किए थे, तुम ये दिखा रहे हो कि तुमको 17,86,816 करोड़ रुपए घाटा लग गया, राजकोषीय घाटा तुम्हारा ही चला गया, और तुम ये दिखा रहे हो कि हम 10 लाख करोड़ रुपए तो घाटा में भर दिए और इसके अलावा राज्यों को अनुदान दे दिए। तो यह बहुत आपको गंदी तस्वीर देखने को मिलेगी, जो है कि भारत सरकार की इस डाटा के अनुसार। यदि आप समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांति से बने रहिए क्लास में और क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है। और यदि समझ में आ रहा है तो आपको यह डेटा दिख गया होगा, और इस डेटा के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सरकार ने पूरा का पूरा जो पूंजीगत था, पूंजीगत आय थी, इतनी प्राप्त की, और सरकार यह भी दिखा रही है कि हमने जो है कि 17,86,816 करोड़ रुपए का हमें घाटा लगा, और इस घाटे की पूर्ति के लिए हमने रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा भी दिखा दिया, राजकोषीय घाटा भी दिखा दिया, और प्राइमरी डिफिसिट में यह भी दिखा दिया आपको कि इस 17,86,816 करोड़ रुपए में सरकार ने क्या किया था कि जो है कि आपका 10 लाख समथिंग रुपीज, 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ में बातचीत हो रही है, तो 10 लाख करोड़ रुपए हमने राज्यों को दिया हुआ है, जो है कि उनके अंशदान दिया हुआ है उनकी योजनाओं के लिए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। बजट एट अ ग्लैंस को देख लीजिए। यूनियन बजट 2023-24 के अंतर्गत मैंने बताया था ना आपको, रिसिप्ट देख लीजिए, प्राप्ति रेवेन्यू इतना हुआ, क्योंकि यह 2023-24 का डाटा है, ठीक है। और कैपिटल से कितना प्राप्त किया, 18 लाख समथिंग, और कितना अभी जो ऊपर डाटा हम देख रहे थे, रेवेन्यू से कितना प्राप्त किया, 26 लाख समथिंग, ठीक। अब सरकार दिखा रही है कि भाई इतना तो हमने प्राप्त किया, और सरकार यह भी दिखा रही है कि हमने कैपिटल पर इतना खर्चा किया है। देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा अधिक रहता है 35 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि उसी से वेतन देना है, उसी से पेंशन देना है, उसी से अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियां, योजनाओं को करना है। तो सब कुछ आपने दिखा दिया कि 35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। परंतु भाई जो तुम दिखा रहे हो ये डेटा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तुम ये बता रहे हो कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय किया है, और यहाँ पर तुम पूंजीगत आय यानी कि जब ये 18 लाख करोड़ रुपए तुम प्राप्त किए हो, अर्थात इस 18 लाख करोड़ रुपए के लिए तुम पूंजी को बेचे होगे, तभी तो प्राप्त किए होगे। जैसे कि उस बच्चे को जिसने मैंने बताया था कि 50,000 रुपए की सोने की चेन बेच दी, तो वह बच्चा यह दिखा रहा है कि 50,000 रुपए की सोने की चेन तो मैंने बेची, और इस 50,000 रुपए की सोने की चेन के बेचने के बाद इसको खर्चा भी कर दिया उसने। और उसके बाद क्या कह रहा है वो बच्चा कि हमने क्या किया है ना, कि हमने 25,000 या मान लीजिए कि हमने 30,000 रुपए का एगो नया जो है कि सोने का चेन खरीद लिए हैं। तो आप इस पे विश्वास करेंगे क्या? और अगर खरीद लिया तो वो बताएगा कि देखो भाई हमने 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए तो यहीं खर्चा कर दिया, बचा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए में हम मनाली का ट्रिप करके आए थे। इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन यह एक भयानक तस्वीर दिखा रहा है यहाँ पर, यह जो आंकड़ा है इसको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए देख लेते हैं आगे। रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स एंड यूटी, यानी कि जो संसाधन थे, जो पैसे थे, कितना ज्यादा मतलब राज्यों को दिए गए। 2022-23 में आप देखेंगे 17,10,828। अगर 2023-24 की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम जो मैं प्राथमिक घाटा बता रहा था तो मैंने बताया था कि कितना जो है कि अनुदान दे दिया गया। आप देखिए 18,62,874 करोड़ रुपए, सारे के सारे डेटा करोड़ रुपए में है। तो इतना 2023-24 में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है, सरकार ने यह भी दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं
ट्रेंड्स के अनुसार जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है और यही पूंजीगत व्यय है, और यही पूंजीगत व्यय है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, यही पूंजीगत व्यय है आपका, यही पूंजीगत व्यय आपको क्या दिखा रहा है कि आज देश की जो रफ्तार है रिकवरी की, देश की जो रिकवरी की रफ्तार है वह बेहतर हो गई है। क्यों बेहतर हो गई है? क्योंकि जब आप पूंजीगत व्यय करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा स्कूल खोल दिया और आपने अन्य अन्य प्रकार के पूंजीगत व्यय किए, तो आपको वहां से आय की प्राप्ति होगी, और इसी पूंजीगत व्यय के वजह से आप देख लीजिए कि भारत में ये देखिए यह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपको इस कलर से दिखाया गया, यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और आपका जो यह है आपका कैपिटल एसेट्स है, यानी कि जो आप क्रिएट किए हैं कैपिटल एसेट्स 3.7 यानी कि लगभग 13.7 लाख करोड़ रुपए का यह पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 3 दशमलव जो है कि 3 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से यह डेटा बढ़ा है, जो कि अच्छा सूचक दिखा रहा है। 3 लाख करोड़ के हिसाब से नहीं बढ़ा है, 2.7 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से बड़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने खर्च किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से तात्पर्य होता है कि हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम अन्य अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाले समय में आय का सृजन कर सके और रोजगार का सृजन कर सके, और यह बेहतर एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसमें भारत सरकार की अगर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, यह काफी बेहतर कार्य है, यह आप ध्यान में रखिएगा। जितना भी हो तारीफें याद रखिएगा, जो बुराइयां जो है उनको भूल जाइएगा, तो ही बेहतर रहेगा एग्जाम के दृष्टि से। सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कहां से इनको फाइनेंस हो रहा है जो घाटा लगा है, तो उसकी अगर बातचीत करें तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह एक्चुअल यहां पर 2021-22 का डेटा है, ये बजट एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट 2023-24 का दिखाया गया है। तो आप देख लीजिए 12 लाख करोड़ रुपए तक का जो प्राप्ति हुई है। तो यहाँ से सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से इन सभी चीजों को वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये आपका जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, मार्केट से कर्ज लिया गया है, और इसके अलावा स्टेट से जो है कि प्रोविडेंट फंड लिया गया है, एक्सटर्नल डेप्ट यानी बाहरी कुछ कर्ज लिए गए हैं विदेशों से, और इसके अलावा जो सिक्योरिटीज यानी कि जो प्रपत्र जारी किए जाते हैं या जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उनसे प्राप्त किया गया है। येलो कलर से यह आपकी स्मॉल सेविंग्स है, और इसके अलावा यह जो है आपका यह रेड कलर से दिखाया गया है, यह बाहर यानी विदेशों से कर्ज लिया गया है। इस बार विदेशों से आप देख लीजिए 8,000 करोड़ रुपए के आसपास, 8 लाख करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि हमने इतना कर्ज लिया है। इसके अलावा स्टेट फंड्स आपको इस कलर से यानी कि ऑरेंज कलर से देखने को मिल जाएंगे। ऑरेंज कलर काफी स्टेट फंड्स यहाँ पे काफी कम है, यानी कि स्टेट से पैसा काफी कम प्राप्त हो रहा है। स्टेट वैसे रोना रोते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो दिखाया गया है ड्रा डाउन ऑफ कैश बैलेंस, तो यह आपका कैश बैलेंस है, यह भी काफी कम दिखाया गया है। तो इन चीजों को देखते रहिए, और पूरा का पूरा आपका जो टोटल यहाँ पर बजट था, बजट को हमने डिस्कस कर लिया है, और लगभग 1 घंटे भी समाप्त हो चुके हैं। ट्रेंड्स इन डेफिसिट यानी कि कहाँ से यह घाटा की मतलब प्राप्ति किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो 5.9% का जो है कि ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा घाटे में, क्योंकि यह जो नीचे यहाँ पर दिखाया गया है कि यह फिजिकल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है, और यह आपका राजस्व घाटा है। यह ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है वह आपका प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटे में से क्या आप करेंगे, जो है कि जो भी राज्यों को अनुदान दिया गया उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू यानी कि जो येलो कलर से दिखाया गया है 1.7% रहा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें पहले भी मैंने बता दी हैं, अब इन ग्राफ्स के माध्यम से आप देख लीजिए और चीजों को समझ लीजिए। सस्टेनेबल रिलीफ के बारे में भी बताया गया है, और एक चीज बहुत बड़ा जो आंकड़ा छूट रहा है, आइए उस पर हम चलते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा छूट रहा है, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यह जो किताब जारी की गई है बजट की मुख्य विशेषताओं की, उसको जानना बहुत अत्यधिक जरूरी है। थोड़ा सा नजर घुमाते चलिएगा और चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ऐसा मैं दावा करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमृत काल के लिए जो विजन बनाया गया है, इस काल को अमृत काल कहा जा रहा है, और इसके लिए जो विजन बनाया गया है, यूथ पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई है कि नागरिकों के लिए अवसर लाए जाएंगे, रोजगार सृजन में वृद्धि की जाएगी, सुदृढ़ और स्थित बृहत आर्थिक वातावरण तैयार किया जाएगा। यह पॉइंट आपको अवश्य ध्यान रखना है, जिसको सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं को दिखाया गया है। जब भी अगर आपसे कोई आंसर लिखने को आ जाए मेंस का, आप इन सिर्फ 7 मुद्दों को शामिल कर लीजिएगा, यकीन मानिए आपका जो आंसर होगा वह काफी रिच हो जाएगा। किसको किसको दिखाया गया? समावेशी विकास। समावेशी विकास यानी कि एक गरीब तबके का जब विकास होता है तो उसको हम समावेशी विकास के नाम से जानते हैं। अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश में कैसे वृद्धि होगी? जब पूंजीगत निवेश होगा, और आप सभी ने देखा कि पूंजीगत व्यय सरकार कर रही है, तो इसको हम कहते हैं अवसंरचना और निवेश। जैसे कि सड़कें बना रही है, रेलवे में खर्च कर रही है, मेट्रो में खर्च कर रही है, मकान यानी कि अवसंरचना यानी कि जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग्स वगैरह निर्माण कर रही है जहां पर आय के सृजन किए जा सकते हैं, तो उसको हम अवसंरचना निवेश के नाम से जानते हैं। काफी कम समय बचा हुआ है, काफी तेजी से चीजों को कवर कराते चलूंगा।
क्षमता उभारना यानी कि लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना और इस अमृत काल में हरित विकास को बढ़ावा देना। पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के द्वारा आप देखेंगे कि बहुत तेजी से जो है कि इसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है और पूरे के पूरे वैश्विक जगत पे पड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वित्तीय क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की बातचीत की गई है, युवा शक्ति को बढ़ावा देने की बातचीत की गई है, अंतिम छोर तक पहुंचना यानी कि जो अंतिम छोर है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक पहुंचने की बातचीत की गई है। इन सभी बिंदुओं को अगर आप समावेशित कर देंगे तो यकीन मानिए आपका जो आंसर होगा वह काफी ज्यादा रिच हो जाएगा। कृषि और सहकारिता के पर भी बातचीत की गई है, यानी कि सबका साथ सबका विकास, जो कि वर्तमान सरकार का एक नारा भी है, जिसको हम समावेशी विकास के नाम से जानते हैं। डिजिटल क्षेत्र में किसानों के लिए सुलभ व समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को मिलेट वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि अन्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में वृद्धि की जाएगी, यानी कि कृषि क्षेत्र में ऋण और ज्यादा दिया जाएगा। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि स्टोरेज किया जा सके। उपयुक्त समय पर बिक्री करने से किसानों को अधिक धनराशि प्राप्त होगी। सामान्य अर्थ में समझिए कि जब गेहूं की कटाई होती है तो आपके यहाँ 1800 रुपए क्विंटल बिकता है और आने वाले समय में जब आप मार्च अप्रैल में बेचते हैं तो वही गेहूं 2800 रुपए क्विंटल बिकता है। अगर आपके पास किसानों के पास क्षमता जो है कि भंडारण क्षमता रहेगी तो किसान उसको 2800 रुपए में बेच करके 1000 रुपए ज्यादा प्राप्त करेंगे, जिससे वे और ज्यादा मजबूत और सशक्त होंगे। लक्षित निधियन की अगर बातचीत करें तो पशुपालन, डेयरी कार्य और 20 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना की जाएगी। साथियों थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि काफी लगातार बोलते बोलते देखिए, रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि खाद्यान्न उत्पादन को आप देख रही है 2022 में बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया, 2023-24 में भी बढ़ाया जाएगा। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास की हम बातचीत कर रहे थे। सबका साथ सबका विकास यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ाया जाएगा। 197 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि दवाओं को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की जाएगी और जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए 2.9% जीडीपी का खर्च किया जाएगा 2023 में और हेल्थ सेक्टर में 2.1% सेक्टर जो है कि खर्च किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। शिक्षा और कौशल की अगर बातचीत करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण की पुनरुद्धार, बच्चों पर किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी कि डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ओवरऑल अगर बातचीत की जाए तो शिक्षा और कौशल का भी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज खोली जाएंगी ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। सबका साथ हो, सबका विकास हो। आगे देखते हैं। सभी के लिए सुविधाएं यहां पर प्रदान की जाएंगी, चाहे ग्रामीण घरों को 9 करोड़ रुपए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। डेटा याद हो ना हो, चीजों को समझ लीजिए। जब चीजें समझे रहेंगे, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि कितने करोड़ कनेक्शन दिए जाएंगे तो आप आंसर टिक करके आएंगे, यदि क्लास को आप एकाग्रता के साथ देख रहे हैं तो। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ रुपए, अधिक किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की नकदी अंतरण की जाएगी। आप सभी को पता है पीएम किसान के अंतर्गत 6000 रुपए का जो धनराशि दी जाती है उसके द्वारा यह धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवरेज किया जाएगा। उपलब्धि समावेशी विकास यानी कि समावेशी विकास के अंतर्गत इन उपलब्धियों को हासिल करने की बातचीत की गई है। और इसके अलावा उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। बाद में भले आप उस गैस को न भरा पाए, वो बात अलग है, लेकिन आपको दिए जाएंगे। ये सारे सरकारी डेटा हैं, इनको ध्यान रखते चलिएगा। एसबीए के तहत 11.7 करोड़ रुपए पारिवारिक शौचालय बनाए जाएंगे और 47.8 करोड़ रुपए पीएम जन धन खाते में भेजे जाएंगे। जो बैंक के खाते हैं पीएम जन धन योजना के थ्रू खोले गए थे उसमें दिए जाएंगे। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके की व्यवस्था की जाएगी। सरकार यह बता रही है कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम घाटे में हैं। घाटे में नहीं है, हमने पैसा खर्चा किया, यानी कि हम अपनी सरकार के बारे में, अपने जनता के बारे में सोच रहे हैं। सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है, आप सभी भी इसको जानते चलिए। वृद्धि लोचदार बनी रही, यानी कि जो वृद्धि थी वह लोचदार, इसको भी आकार की वृद्धि कहा जाता है। यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, अगर इसकी बात करें तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिरी थी। ये देखिए यहाँ पे आप 2021 में आप देखेंगे कोरोना के समय में धड़ाम से गिरी और फिर धड़ाम से इसको उठ गई। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 4 जो है कि लगभग 5 से 7% के आसपास यह वृद्धि 6.4% के आसपास आपको पता है अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर यह दिखाता है कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब बच्चा धड़ाम से गिर जाता है वो तुरंत उठ जाता है, यानी कि उसके अंदर फुर्ती है। और एक बच्चा होता है अरे तुरंत गिरेगा फिर सोचेगा अच्छा उठ जाएगा, तो उसको कहा जाता है यू आकार की वृद्धि। यू आकार वृद्धि कैसी होती है कि बच्चा एक बार गिरा यानी कि अर्थव्यवस्था गिरी, फिर अर्थव्यवस्था ऐसे ही टहली यानी कि उसी ग्रोथ रेट के साथ कुछ वर्षों तक चली, फिर धीरे धीरे उठी, तो उसको लोचदार वृद्धि नहीं कहा जाता है। वृद्धि लोचदार भारत की बनी हुई है, यह बहुत बेहतर बात है।
बेरोजगारी दर 4 वर्षों की निम्न स्तर पर है। कल भी मैंने आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया था कि पहले 9 पॉइंट समथिंग थी और इस समय आपका 7.2 है, पहले 9.8% थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर जुलाई 2019 में लगभग 8.9 और इससे भी लगभग 9 पॉइंट समथिंग के आसपास थी, फिर आपका 20.9 के आसपास थी प्रतिशत में अगर बात करें तो, और इस समय अगर आप देखें 2022-23 में तो यहाँ 7.2% है। ये सरकारी आंकड़े हैं, तो अब चिल्लाइएगा नहीं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी सरकार के आंकड़ों की बात करें तो दूर हो चुकी है, बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। अंतिम छोर तक पहुंचने की बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री पीवीटीजेड विकास मिशन शुरू किया गया है, सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी, यानी कि भारत श्री की स्थापना की जाएगी। और संरचना और निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। काफी ज्यादा बोलते बोलते जो है कि जुबान लटपटा रही है, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराई जाए। और संरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और गुणक प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि कई गुना तेजी के साथ विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया जाएगा, यानी कि जो पूंजीगत व्यय है मैंने आपको पहले ही बताया, सरकार इसको काफी ज्यादा ध्यान रख रही है। और संरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्षों तक का ब्याज रहित ऋण जारी रखा जाएगा, यानी कि राज्य सरकारों को जो ऋण दिया जाएगा। यह क्यों किया गया था मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में जब बड़ी मात्रा में क्षति हुई तो राज्य सरकारें बेचारी रोने लगी, तो फिर केंद्र सरकार ने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, 50 वर्षों तक तुमको ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा और इसको 50 वर्षों तक ब्याज रहित ऋण को जारी रखा जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय है। और इसके अलावा अगर बातचीत करें पतनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र और अन्य कनेक्टिविटी के लिए 100 परिवहन और संरचना परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और 3 शहरों के शहरी और संरचनाओं का सृजन भी किया जाएगा। क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार, यानी कि उपाय कौन कौन से किए जाएंगे, संभावित परिणाम क्या होंगे। भारत में एआई का निर्माण, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जाएगा। 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके कारण कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू की जाएगी। स्टार्टअप्स और अकादमियों के लिए बेहतर संभावना है। विवाद से विश्वास, एमएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन किया जाएगा। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत मिलेगा। आप सभी को पता है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत चले जाइएगा कभी काशी विश्वनाथ, वहां पे आप देखेंगे कि अगल बगल में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खोली गई हैं, तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। विवाद से विश्वास, सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम, यानी कि सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि सरकार और सरकारी उपक्रमों के बीच में एक विवाद की स्थिति बनी रहती है, जो विवाद रहती है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ई कोर्ट का चरण 3 शुरू किया जाएगा, जिससे कारगर न्याय प्रदर्शन होगा, यानी कि न्याय प्रशासन होगा, यानी कि न्याय जल्दी मिल पाए, इसके लिए ई कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। आप सभी को पता है पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो भारत भी डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है। व्यवसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के लिए एनटीटी डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा कि व्यवसायिक पारितंत्र के सभी दस्तावेज सुरक्षित हो पाएंगे। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि आप गए और आपका दस्तावेज कहीं खो गया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जो डिजिलॉकर होता है जहां पे आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह रखते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और अवसरों को लाभ मिलेगा। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास का कार्य करेगा, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि जो प्रयोगशाला में हीरा बनाया जाता है, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि हीरा बनने के लिए तपना ही पड़े, अब हीरा प्रयोगशाला में भी बन जाएगा। तो अब यह कहावत कहना छोड़ दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाएंगे 500 नए अवशिष्ट धन संयंत्र। पीएम प्रणाम की शुरुआत की जाएगी। संधारणीय पारितंत्र विकसित किया जाएगा, यानी कि सस्टेनेबल इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि तट रेखा के साथ साथ जो भी मैंग्रोव हैं, जो मैंग्रोव वन है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। मैंग्रोव वन को इसलिए बढ़ावा दिया जा सके ताकि सुनामी वगैरह आए तो हम उनसे निपट सकें। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, यानी कि इसको अमृत काल कहा गया, तो आने वाली पीढ़ी जो होगी हमारी अमृत पीढ़ी कहलाएगी और इसको युवा शक्ति के नाम से जाना गया है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि PMKVY 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे और ज्यादा डिजिटल हो सके और यूट्यूब पर आकर के आग लगाते रहें।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय की बातचीत करें तो घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती परक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि राज्य जो है यूनिटी मॉल में ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI यानी कि जो आपका जियोग्राफिकल टैग होता है, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाए। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि हम और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। प्रत्येक देश, विश्व का प्रत्येक देश अब आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, यह भी तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे वित्तीय क्षेत्र पर। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। महिला सम्मान वचन पत्र दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत की योजना चलाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लाभ होगा। अन्य पहले की गई हैं, जहां पर प्रतिभूति बाजार यानी कि जो प्रतिभूतियां बेची जाती हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्र दे करके और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार किया जाएगा। यानी कि आप अपना जो हाई स्कूल 12वीं और BA BSc की जो मार्कशीट है उसको लेकर के जाएंगे, सरकार आपको पैसा देगी और बाद में वह मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आप पैसा जाकर के लेके आएंगे और तब तक आप अपना व्यवसाय करते रहिए। व्यवसाय में लाभ होगा, जाकर के अपना ले लीजिएगा मार्कशीट, नहीं लाभ होगा मत लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कापर्स निधि का विस्तार किया जाएगा। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसमें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। यानी कि जो राज्यों को ऋण दिया जाएगा, राज्य उसमें क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि पूंजीगत व्यय करेंगे, ताकि नई नई सड़कें बनाएंगे। और तो आप आने वाले समय में देखिएगा बहुत सारी नई सड़कों का निर्माण होगा, बहुत सारे उद्योग बनाए जाएंगे और अन्य विकास किए जाएंगे। सेवा क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3.5% और इसके अलावा 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए किया जाएगा, ताकि विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जा सके, राज्य अपना विद्युत का उत्पादन कर सके। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। भारतीय राजव्यवस्था को सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को सहारा कैसे मिला है। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर जो है कि संघ की सरकार बढ़ चुकी है। ये सारे के सारे जो डेटा यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए फॉरेक्स रिजर्व, इंपोर्ट कवरेज से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये सारी चीजें दी गई हैं। थोक मूल्य से मेल खाते खुदरा मूल्य में, यानी कि जो थोक मूल्य है उससे क्या प्राप्त हुआ, WPI से क्या प्राप्त हुआ, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। अगर चर्चा की जाएगी तो शायद 20-30 घंटे भी बीत जाए, समाप्त नहीं होगा अगर मैं बहुत विस्तृत चर्चा करने लगूं तो। कर प्रस्ताव की बात करें तो अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ होगा, उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू। और एक चीज ध्यान रखिए, 7 लाख से अगर कम आय प्राप्त करते हैं तो इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, यह भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यह 8 सालों में स्लैब में दोबारा परिवर्तन किया गया है। स्लैब एक बार जाकर के देख लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा हुआ है। अब देखिए लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाएगा पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए। मोबाइल कैमरा लेंसों का भी आयात किया जाएगा ताकि मूल्यवर्धन बढ़ाया जा सके। डिनेचाई इथाइल एल्कोहल को जो है कि निम्नलिखित सीमा शुल्क में परिवर्तन किए जाएंगे, इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा ताकि रसायन उद्योगों के लिए और श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए, अधिकाधिक समुद्री निर्यातों के लिए, प्रयोगशाला निर्मित हीरा के विनिर्माण के लिए बीज यानी कि निर्यात का संवर्धन किया जा सके। प्रयोगशाला में खूब ज्यादा हीरा बनाएंगे और फिर जाकर के ब्रिटेन से कहेंगे भैया कोहिनूर लेकर के रखे हो, हमारा हीरा खरीद लो। कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखा जाएगा। मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए जो है कि शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए, ताकि शुल्क को रोका जा सके, इसके लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन किया जाएगा। हरित ऊर्जा को गतिशीलता दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कि कारें, बाइक्स वगैरह बढ़ेंगी, बसें वगैरह बढ़ेंगी। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करें तो करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर संशोधित किया जाएगा। औसतन संसाधन की जो यहाँ पर चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत आप देख लीजिए 0 से 3% है, कोई कर नहीं, 3 से 6%। यहाँ पे आपको दिखाया गया कर की दरें हैं 5%, 6 से 9, 10%। छूट सीमा कर बढ़ा करके 3 लाख की गई है, यानी कि जो छूट थी सीमा कर की वह बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। तो ये आप स्लैब देख सकते हैं, 9 से 12 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ज्यादा 30%। तो यह आय जो है कि लाख में यहाँ पर दर्शाई गई है। नई अर्थव्यवस्था में आयकर छूट के लिए, जो आयकर छूट है उसके लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किया गया है। यानी कि जो आयकर है, जो आप इनकम पा रहे हैं उसमें यदि आप 7 लाख तक की इनकम प्राप्त करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की
आप पर जो है कि आयकर छूट, वहां पर आपको आय में छूट देखने को मिली है। और यह 8 सालों बाद इस स्लैब को बदला गया है। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतर अधिभार 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है। जो वेतनभोगी हैं, जो पेंशनभोगी हैं, उन करदाताओं के लिए मानक कटौती की नई कर व्यवस्थाओं में भी सुधार किए गए हैं। और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए छूट सीमा को बढ़ा करके 25% तक यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ से चीजें अभी हट नहीं रही हैं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए 25 लाख कर दिया गया है। यानी कि गैर सरकारी वेतनभोगी जो हैं उन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, नकदीकरण कर की छूट सीमा को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी कि स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, 2024 तक विनिर्माण क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए। रुपया कहां से आता है यह देख लीजिए, आबकर से कहां से आता है, ऋण और अन्य देवताओं, जो ऋण होता है और अन्य देयता होती है उससे 34%, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आ रहा है। कर रहित प्रणालियों से 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से 2%, सीमा शुल्क से 4%, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आपका कितना दे रहा है, 17% दे रहा है। अब आप सोच लीजिए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपका कितना कम ऋण दे रहा है, जबकि जो निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट मात्र 15% है। ठीक है, और इसके अलावा हमें देख लीजिए जो कुछ भी मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, कॉर्पोरेट घराने के पास है, और जबकि उनका कर हमसे कम है। तो आप ये चीज देख सकते हैं, भारत में ये चीज देखने को मिलती है और अन्य जगहों पे भी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें तो 7% है। रुपया कहां जाता है तो यह भी देख लीजिए आप। वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर देखेंगे 9% है। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है। अन्य व्यय की बात करें, पेंशन की बात करें 4%, 8%, ब्याज भुगतान में 20% हमारा पैसा चला जा रहा है। सब्सिडी में हम 7% दे रहे हैं। इसके अलावा 8% यहाँ पे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में आपका लगभग जो केंद्र योजनाएं चलाती है उसमें 9% पैसा चला जा रहा है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में लगभग 17% पैसा चला जा रहा है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ चुकी होंगी। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए क्या क्या दिया गया, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन के लिए 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोग मामलों के लिए इतना सब पढ़ लीजिएगा कि जो है संचार मंत्रालय के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सारी चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ रुपए में फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए कितना दिया गया है 2023 और 2023-24 में आप देखिए लगभग 70,000। ठीक है, 2022-23 में आप देख लीजिए लगभग 60,000। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इतने करोड़ रुपए दिए गए थे। फार्मास्यूटिकल उद्योग को 1250 करोड़ रुपए दिए गए। एकलव्य, ये सारी चीजें वैसे भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिया गया है, डिस्कस करना उतना जरूरी नहीं है। हाँ, पूर्वोत्तर को ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर की और संरचनात्मक विकास के लिए 2491 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है और इसके पहले 1900 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है पूर्वोत्तर जो है आपका चिकन नेक के थ्रू जुड़ा हुआ है और इसको बनाए रखना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि चाइना से लगता हुआ इसका बॉर्डर है। प्राप्तियां और व्यय यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई, सारी चीजें पहले भी डिस्कस किया था। टोटल मिला के 45 लाख करोड़ के आसपास हुआ था और इसके अलावा राजस्व व्यय कितना हुआ था, टोटल मिला करके यह भी पहुंच गया था आपका 45 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, बजट की समाप्ति हो चुकी है, परंतु अगर असल मायनों में कहें तो बजट की शुरुआत अब होगी। बजट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, कल से आपको न्यूज वगैरह में सुनने को मिलता रहेगा, परंतु आपको विशेषतः ध्यान देना है जो सारी चीजें मैंने बताई हैं। एक बार दोबारा आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई है, इसके लिए मुझे खेद है, मगर मैं आपको बताता चलूं चीजों को समझाने के लिए समय लगता है। अदरवाइज फिर से कमेंट आप करेंगे कि चीजें सर समझ में नहीं आई, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि चीजों को आपको समझाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यूथ कंपटीशन टाइम्स का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ई बुक मिल जाएगी और इन सारी चीजों का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप जाकर के चीजों को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।